हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने SS1 करा था। आज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। आज हम लोग SS2 पढ़ेंगे, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2। ये किस पे लगता है? जर्नल मीटिंग पे लगता है। जर्नल मीटिंग कोई भी हो सकती है, AGM या EGM, एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। AGM कब होती है, कौन से डे पे होती है? एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। AGM किसी भी डे पे हो सकती है एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे मैंने आपको बताया था कौन कौन से 3 है, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, बस। तो AGM किसी भी डे पे हो सकती है एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। किस टाइम पे होगी? 9 to 6। कमेंस हो जानी चाहिए, ख़त्म नहीं लिखा है इसमें, लिखा है कमेंस, मतलब स्टार्ट हो जानी चाहिए 9 to 6 के बीच में, ठीक है। और कहाँ पर होगी? वेन्यू क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस और सम अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। AGM कहाँ पे हो सकती है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो सकती है, और सम अदर प्लेस कहाँ पे? विद इन द सिटी, टाउन और विलेज जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है आपका। लेकिन इसकी 2 एक्सेप्शन है। एक तो गवर्नमेंट कंपनी की AGM कहाँ पे होगी? जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, वहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी की AGM होगी। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है? अनलिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी की AGM एनी प्लेस इन इंडिया, कहीं भी हो सकती है, पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है, प्रोवाइडेड 100% मेंबर अपनी कंसेंट दे दे तो, ठीक है। लेकिन AGM जो है वो इंडिया से बाहर नहीं हो सकती। क्या याद रखना है? AGM कहीं भी हो सकती है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, एनी अदर प्लेस जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और 2 एक्सेप्शन है। गवर्नमेंट कंपनी कहाँ होगी? जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। और अनलिस्टेड कंपनी की पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है, प्रोवाइडेड उसके 100% मेंबर कंसेंट दे दें तो, ठीक है। अब आते हैं EGM में। EGM पे कंपनीज एक्ट साइलेंट है। EGM के बारे में कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोलता। SS2 अप्लाई होता है इस पर सिर्फ, और AGM में कंपनीज एक्ट भी बोलता है और SS2 भी लगता है, ठीक है। और EGM कब होती है? एनी डे, किसी भी दिन हो सकती है, चाहे वो नेशनल हॉलीडे है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। EGM वो किसी भी दिन हो सकती है। लेकिन मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिनेट्स कैन नॉट बी हेल्ड ऑन नेशनल हॉलीडे। जो मीटिंग रिक्विजिनेट्स ने बुलाई है, सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है, सेक्शन 100, उसमें क्या लिखा है कि रिक्विजिनेट्स, जो कंपनी के कुछ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी मीटिंग बुला सकते हैं किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो उनको क्या बोलते हैं? मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिनेट्स। तो वो अगर मीटिंग, जनरल मीटिंग रिक्विजिनेट्स ने बुलाई है तो वो नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती। किस टाइम होगी EGM? नॉर्मल EGM होगी एनी टाइम। अगर कंपनी ने बुलाई है तो एनी टाइम, और अगर रिक्विजिनेट्स ने बुलाई है तो मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिनेट्स कैन बी हेल्ड एट 9 to 6 ओनली, ठीक है। और वेन्यू एनी प्लेस विद इन इंडिया, और मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिनेट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और सम अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज, ठीक है। अब इसमें याद कैसे रखना है? AGM में नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, 9 to 6 होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, और EGM अगर रिक्विजिनेट्स ने बुलाई है तो AGM वाले प्रोविजन लगेंगे, नहीं तो EGM कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी जगह हो सकती है। लेकिन जो जनरल मीटिंग है, चाहे वो AGM हो चाहे EGM हो, इंडिया में होगी, इंडिया से बाहर नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया में होली ओन्ड सब्सिडरी है ऐसी कंपनी की जो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो EGM आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। क्या बोला मैंने? इंडिया में होली ओन्ड सब्सिडरी है ऐसी कंपनी की जो कहाँ पे सिचुएटेड है? आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, तो ऐसी कंपनी की EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इंडिया से बाहर हो सकती है, लेकिन AGM नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ EGM हो सकती है, AGM नहीं हो सकती, ठीक है। अब आगे एडजर्न्ड AGM। अब हम सबको पता है कि अगर मीटिंग किसी वजह से नहीं हो पाती तो हम उस मीटिंग को एडजर्न्ड भी कर सकते हैं। 2 तरीके से AGM एडजर्न्ड होती है। एक तो ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट होता है, एक एडजर्नमेंट बाय चेयरमैन होता है, ठीक है। अगर चेयरमैन, जो मीटिंग का चेयरमैन होगा, अगर वो जनरल मीटिंग को, AGM को एडजर्न करेगा तो वो कितने टाइम तक एडजर्न कर सकता है? मतलब वो क्या बोलेगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, तो ये चेयरमैन डिसाइड करेगा, ठीक है। चेयरमैन विल डिसाइड, ठीक है। और अगर ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट होता है, ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट 2 तरीके से हो सकता है, लैक ऑफ कोरम की वजह से, और रिटायरिंग डायरेक्टर अगर रिएमंड नहीं हुआ तो। लैक ऑफ कोरम मतलब मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ। मीटिंग में कोरम चाहिए होता है प्राइवेट कंपनी के लिए 2,
और पब्लिक कंपनी के लिए 5, 10, 15 आपको पता ही होगा। तो अगर कोरम की वजह से सेक्शन 103 सब सेक्शन 2 बोलता है अगर लैक ऑफ कोरम की वजह से मीटिंग एडजर्न हुई है, एजीएम एडजर्न हुई है, तो मीटिंग कब होगी? नेक्स्ट वीक होगी, सेम डे सेम टाइम और नेशनल हॉलीडे पे हो सकती है। ओरिजिनल जनरल मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती, लेकिन एडजर्न्ड जनरल मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे हो सकती है। ठीक है। और सेक्शन 152 सब सेक्शन 7 बोलता है अगर रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हुआ तो, और कोई और डायरेक्टर भी रीअपॉइंट नहीं हुआ तो। अब ये रिटायरिंग डायरेक्टर कहाँ से आया? जब भी कंपनी एजीएम बुलाती है तो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। पहला एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, और चौथा अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है। और ये तीसरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हुआ तो क्या होगा? नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम पर मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। ठीक है। क्या लिखा है? इफ़ वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज़ नॉट सो फिल्ड अप द मीटिंग स्टैंड एडजर्न्ड नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम इफ़ दैट डे इज़ अ नेशनल हॉलीडे देन नेक्स्ट डे विच इज़ नॉट अ हॉलीडे। अगर लैक ऑफ कोरम की वजह से मीटिंग एडजर्न्ड होती है तो वो नेशनल हॉलीडे पे हो सकती है, लेकिन अगर रिटायरिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ उसकी वजह से मीटिंग एडजर्न्ड होगी तो जो एडजर्न्ड मीटिंग है वो नेशनल हॉलीडे पे या किसी भी हॉलीडे पे नहीं हो सकती। समझ में आ गया? और अगर चेयरमैन मीटिंग एडजर्न करेगा तो वो डिसाइड करेगा कि वो उसमें कब करानी है मीटिंग। ठीक है। अब हम जब जनरल मीटिंग बुलाते हैं तो उसका नोटिस सेंड करते हैं। नोटिस में क्या क्या लिखा होता है? डे, टाइम, वेन्यू, एजेंडा। और SS2 ने एक नई चीज़ बताई है। क्या क्या लिखना है नोटिस में? रूट मैप और नियरेस्ट लैंडमार्क। रूट मैप जैसे शादी कार्ड में रूट मैप बना होता है वैसे रूट मैप देना और नियरेस्ट लैंडमार्क भी लिखना है। किसमें? नोटिस में। और ये नोटिस किस किस को जाता है? सारे मेंबर्स को, सारे डायरेक्टर्स को, ऑडिटर को, डिबेंचर ट्रस्टी को। ठीक है। और नोटिस एवरी मेंबर को जाता है, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर है चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी कंपनी का मेंबर माना जाता है। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होता है जिसको प्रेफरेंस मिलती है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, और मेंबर तो दोनों माने जाते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। ठीक है। और अगर मेंबर की डेथ हो गई तो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा नोटिस। जॉइंट शेयर होल्डर में जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में पहले लिखा होगा। ठीक है। और जॉइंट शेयर होल्डर है, ए जो है सर्वाइविंग मेंबर है, बी की डेथ हो गई तो सर्वाइविंग मेंबर को मिल जाएगा। ठीक है। नोटिस। और जॉइंट शेयर होल्डर है, दोनों की डेथ हो गई तो नॉमिनी को मिल जाएगा। शेयर होल्डर नॉमिनी नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा नोटिस। शेयर होल्डर कौन है? जेड भी मर गया और के भी मर गया। 2 शेयर होल्डर थे, जेड और के, दोनों मर गए। ठीक है। और उनके नॉमिनी भी नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको मिलेगा? जिसका नाम पहले होगा, मतलब जेड का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में पहले है तो उसको मिल जाएगा। ठीक है। और नोटिस जाएगा कैसे? बाय हैंड से, और ऑर्डिनरी पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, कोरियर से, ईमेल से, फैक्स से, किसी से भी जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर नोटिस किसका है? ई वोटिंग का है, सेक्शन 108, या फिर पोस्टल बैलेट का है सेक्शन 110, तो ऑर्डिनरी पोस्ट अलाउड नहीं है बिकॉज दे आर मोस्ट सेंसिटिव मैटर। वैसे तो जनरल मीटिंग का नोटिस हैंड से भी जा सकता है, ऑर्डिनरी पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, कोरियर से, मेल से या फैक्स से। लेकिन अगर नोटिस किसका है? ई वोटिंग का है, पोस्टल बैलेट का है, तो वो ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं जाएगा बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव मैटर्स। अब जनरल मीटिंग का नोटिस जो है वो इंडिविजुअली तो जाता ही है, मतलब हम सारे मेंबर्स को, ऑडिटर को, डायरेक्टर को, सबको देंगे इंडिविजुअली। उनको मेल कर देंगे, पोस्ट से भेज देंगे या हाथ में दे देंगे नोटिस। ठीक है। क्या न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट देनी पड़ती है? नहीं देनी पड़ती। न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट नहीं देनी पड़ती, लेकिन 3 एक्सेप्शन है। 3 नोटिस में जहाँ पे इंडिविजुअल नोटिस भी जाता है और साथ में न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट भी देनी पड़ती है मैंडेटरी। कौन कौन से सेक्शन है वो? सेक्शन 108 ई वोटिंग, 110 पोस्टल बैलेट, और तीसरा सेक्शन 230, 232 मर्जर अमलगमेशन। ठीक है। क्या बोला मैंने कि जनरल मीटिंग का जो नोटिस होता है इंडिविजुअली सारे मेंबर्स को देना पड़ता है और न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट में नहीं देना पड़ता नोटिस। लेकिन 3 एक्सेप्शन है जिसमें न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट में नोटिस देना पड़ता है। सेक्शन 108
ई वोटिंग, 110 पोस्टल बैलेट और 230 232 मर्जर अमलगामेशन। कंपनी का अगर किसी एक कंपनी के साथ मर्ज हो रहा है, अमलगामेशन हो रहा है, तो उसमें भी देना पड़ता है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। ठीक है। उसके बाद नोटिस ऑफ एजीएम शेल स्पेसिफाई सीरियल नंबर ऑफ मीटिंग। नोटिस ऑफ एजीएम में स्पेसिफाई, उसमें क्या लिखा होगा, सीरियल नंबर, मतलब कि जैसे कि लिखा होता है मीटिंग नंबर 2 ऑफ द ईयर 2020 ऐसे। ठीक है। नोटिस ऑफ एजीएम में स्पेसिफाई लिखा होता है, उसमें सीरियल नंबर लिखा होता है कौन सी मीटिंग है ये। ठीक है। और नो बिजनेस शेल बी ट्रांजैक्टेड इफ़ इट इज़ नॉट मैंशनड। अगर नोटिस में कोई बिजनेस मेंशन नहीं करा तो जनरल मीटिंग में वो बिजनेस ट्रांजैक्ट भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते। ठीक है। नोटिस शेल बी अकम्पनीड बाय अटेंडेंस स्लिप एंड प्रॉक्सी फॉर्म। नोटिस के साथ हमें अटेंडेंस स्लिप भी और प्रॉक्सी फॉर्म भी अटैच करना पड़ता है। प्रॉक्सी फॉर्म का फॉर्म कौन सा होता है, MGT 11। 48 आवर्स पहले अगर किसी को कोई मेंबर आ नहीं सकता जनरल मीटिंग में तो वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है और उसको कंपनी को 48 आवर्स पहले MGT 11 सबमिट कराना पड़ता है अगर उसका प्रॉक्सी आएगा तो। ठीक है। आगे, नोटिस शेल कंटेन कंप्लीट वेन्यू ऑफ द मीटिंग इंक्लूडिंग रूट मैप एंड प्रोमिनेंट लैंडमार्क। ये तो मैंने बता दिया कि नोटिस में क्या होना चाहिए, रूट मैप होना चाहिए और लैंडमार्क होना चाहिए, लेकिन 2 एक्सेप्शन है कि रूट मैप की ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ ऑल द मेंबर्स आर डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, अगर कंपनी के सारे मेंबर्स कौन है, डायरेक्टर्स हैं और उनके रिलेटिव्स हैं, रूट मैप की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी के सारे मेंबर कौन है, कंपनी के डायरेक्टर है और उनके रिलेटिव हैं। ठीक है। और अगर होली ओन्ड सब्सिडरी है तो एक ही मेंबर होगा उसके जो होल्डिंग कंपनी है, तो उसमें भी ज़रूरत नहीं है रूट मैप की। ठीक है। और नोटिस जाता है ऑडिटर को भी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है, CA। सेक्रेटेरियल ऑडिटर कौन होता है, CS। ठीक है। ऑडिटर को जाएगा, चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मैंडेटरी होता है AGM में भी आना और EGM में भी आना। ठीक है। किसका, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, मतलब जो CA जो हर साल अपॉइंट होता है उसका मैंडेटरी होता है टू अटेंड AGM एज वेल एज EGM। ठीक है। और जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर है हमारा CS, उसका AGM में आना मैंडेटरी होता है, लेकिन EGM में आना तब मैंडेटरी होगा अगर चेयरमैन उसको बोलेगा कि तू आ। ठीक है। EGM में आना मैंडेटरी है कंपनी सेक्रेटरी का, मतलब सेक्रेटेरियल ऑडिटर का, लेकिन AGM में, EGM में तब आएगा इफ़ चेयरमैन कॉल हिम टू अटेंड EGM, तो आना पड़ेगा उसको। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि हम जब नोटिस भेजते हैं तो साथ में अटेंडेंस स्लिप और प्रॉक्सी फॉर्म भी भेजते हैं मेंबर को, लेकिन डायरेक्टर कभी भी प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। तो डायरेक्टर को जब हम नोटिस देंगे तो प्रॉक्सी फॉर्म अटैच नहीं करके देंगे। ठीक है। अब नोटिस ऑफ AGM, जनरल मीटिंग का नोटिस देंगे। सेक्शन 101 बोलता है AGM का नोटिस कब भेजना होता है, 21 क्लियर डेज बिफोर AGM। 21 क्लियर डेज का मतलब होता है डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग को एक्सक्लूड कर देंगे तो 21 क्लियर डेज का नोटिस मिलेगा। और साथ में अटैच क्या क्या करते हैं नोटिस के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट और एक्सेट्रा, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अटैच करते हैं। सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 डेज बिफोर AGM। सेक्शन 101 में लिखा है कि जब भी AGM का नोटिस देते हैं 21 क्लियर डेज में देते हैं। ठीक है। और ये जो अटैच और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भेजते हैं ना वो 21 डेज बिफोर AGM, यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 21 डेज़ लिखा, लॉ में भी सिर्फ 21 डेज़ लिखा है, 21 क्लियर डेज़ नहीं लिखा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें ये सब भेजते हैं। लेकिन कंपनीज मोस्टली क्या करती हैं कि उनको पता है कि ये भी भेजना है 2 दिन बाद, ये भी भेजना है, तो इकट्ठे ही भेज देती हैं। लेकिन लॉ में कहीं नहीं लिखा इसके लिए 21 क्लियर डेज, सिर्फ 21 डेज़ लिखा है। क्लियर कहाँ लिखा है, सिर्फ नोटिस के लिए क्लियर वर्ड यूज़ हुआ है, और इन सब के लिए ये जो अटैचमेंट करनी होती है इनके लिए कहीं भी क्लियर डेज वर्ड यूज़ नहीं हुआ। और अगर आप क्लियर लिख दोगे एग्ज़ाम में तो मार्क्स काट लेगा आपका। ठीक है। उसके बाद शॉर्टर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, हम जनरल मीटिंग शॉर्टर नोटिस से बुला सकते हैं, मतलब 21 डेज़ का नोटिस देंगे, नोटिस नहीं देंगे तब भी बुला सकते हैं। देखते हैं AGM में क्या होता है, 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट, रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी। AGM शॉर्टर नोटिस से AGM बुलाने के लिए 95% मेंबर्स की जो एंटाइटल्ड टू वोट हैं, अगर वो रिटर्न कंसेंट दे दे तो हम शॉर्टर नोटिस से जनरल मीटिंग AGM बुला सकते हैं। ठीक है। और EGM में रिटर्न कंसेंट
किसकी? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की हैविंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स। ईजीएम में क्या करना है? रिटर्न कंसेंट देते हैं मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जिनके पास क्या है 95% पेड अप शेयर कैपिटल है, तो कंपनी बुला सकती है ईजीएम शॉर्टर नोटिस से। ठीक है, अब नोटिस ऑफ एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग हमने जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ एडजर्न्ड जनरल मीटिंग। अगर ऑटोमेटिक, मैंने बताया था दो तरीके से होती है एडजर्न्ड, ऑटोमेटिक एडजर्न्ड होती है और एडजर्न्ड बाय चेयरमैन होती है। अगर ऑटोमेटिक एडजर्न्ड हो रही है तो फिर नेक्स्ट वीक, अगर कब हो रही है? नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम हो रही है तो 3 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा पहले। ठीक है, अगर मीटिंग एडजर्न्ड हो रही है बिकॉज ऑफ द मतलब ऑटोमेटिकली एडजर्न्ड हो रही है कोरम की वजह से या फिर रिटायरिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ उसकी वजह से, तो फिर 3 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा। और अगर एडजर्न कर रहा है चेयरमैन और लेस देन 30 डेज से कर रहा है, चेयरमैन कभी भी एडजर्न कर सकता है, उसकी मर्ज़ी है, वो कोई भी डे रख सकता है, तो लेस देन 30 डेज़ कर रहा है तो 3 डेज़ का नोटिस जाएगा। लेकिन अगर 30 डेज़ से ज़्यादा के लिए एडजर्न कर रहा है तो 21 क्लियर डेज़ का नोटिस जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये देखा ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट अगर होगी तो 3 डेज़ का नोटिस जाएगा। चेयरमैन ने अगर एडजर्न करी है मीटिंग और 30 डेज़ लेस देन 30 डेज़ के लिए करिए तो 3 डेज़ का नोटिस जाएगा, 30 डेज़ और मोर के लिए करिए तो 21 डेज़ का क्लियर नोटिस जाएगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट, कोई भी गिफ्ट, नो गिफ्ट कूपन कैश शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स। हम कोई भी कंपनी किसी भी अपने मेंबर को गिफ्ट कूपन कैश नहीं दे सकती। ठीक है, अब चेयरमैन, 3 तरह के चेयरमैन होते हैं। पहला, कंपनी का जो चेयरमैन होता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके किसी भी पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं, वो चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे मेंबर है, चाहे कोई और पर्सन है। ठीक है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीआर पास करके किसी भी पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं और वो चेयरमैन बोर्ड मीटिंग का भी होगा और वो कंपनी का चेयरमैन भी होगा। लेकिन अगर वो पर्सन जिसको चेयरमैन अपॉइंट करा था वो बोर्ड मीटिंग में नहीं आया तो बोर्ड मीटिंग में जितने डायरेक्टर प्रेजेंट होंगे वो अपने में से रेजोल्यूशन पास करके चेयरमैन अपॉइंट कर लेंगे और वो चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ उस बोर्ड मीटिंग का होगा, कंपनी का नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो चेयरमैन होता है बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीआर पास करके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, किसी भी पर्सन को, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो मेंबर है, चाहे वो कोई अदर पर्सन है, उसको अपॉइंट करते हैं। वो कंपनी का भी चेयरमैन होता है और सारी बोर्ड मीटिंग का भी चेयरमैन होता है। लेकिन उस चेयरमैन को जिसको अपॉइंट करा है वो, और अगर वो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो प्रेजेंट है उस बोर्ड मीटिंग में अपने में से चेयरमैन अपॉइंट कर लेंगे और वो चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ उस बोर्ड मीटिंग के लिए चेयरमैन माना जाएगा। ठीक है, और जनरल मीटिंग का क्या होता है? अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड्स अदरवाइज प्रोवाइड, आर्टिकल में जो लिखा है वो माना जाएगा, नहीं तो द मेंबर्स ऑफ कंपनी प्रेजेंट इन मीटिंग शेल अपॉइंट वन अमंग देमसेल्व्स चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड्स। ठीक है, बाय पासिंग ओवर, मतलब अगर आर्टिकल जो बोलता है वो कर लो। अगर आर्टिकल साइलेंट है तुम्हारा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का साइलेंट है, तो कंपनी में जो कंपनी की जनरल मीटिंग में मेंबर्स आए हैं वो अपने में से किसी पर्सन को अपॉइंट कर लेंगे चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड से अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और चेयरमैन का हमेशा कास्टिंग वोट होता है, जैसे कि, और कास्टिंग वोट का मतलब होता है जैसे कि 50, अगर कंपनी को ओआर पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, 50% मेंबर फेवर में, 50% अगेंस्ट में, तो चेयरमैन का राइट होता है कि वो किसी भी तरफ अपना वोट डाल सकता है, इसको बोलता है कास्टिंग वोट। इसके बाद है कोरम, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर हायर कोरम। आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हायर कोरम के लिए बोलता है तो वो फॉलो करेंगे, नहीं तो द कोरम फॉर जनरल मीटिंग शेल बी एज फॉलोज। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, पीपी मतलब पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, प्रॉक्सी नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। पब्लिक कंपनी में अगर टोटल मेंबर्स अप टू 1000 हैं तो 5 लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, 1000 से ज़्यादा है अप टू 5000 है तो 15 पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, मोर देन 5000 है तो 30 पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन अगर आर्टिकल्स हायर नंबर के लिए कहता है तो वो हम फॉलो करेंगे।
तो ये था हमारा SS1। थैंक यू सो मच।